विद्यार्थियों। नमस्कार सर। हाँ, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना सब? ठीक। तो चलिए, तो आज का हमारा क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड के परीक्षाओं में, कई राज्यों की परीक्षाओं में इसको पूछा गया है, और वो टॉपिक है वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है उसका सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, और इस सूत्र को देख करके हम ये बता सकते हैं कि वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा क्या होगी। आप देख रहे हैं विक्षेपण क्षमता की परिभाषा सूत्र में लिखा हुआ है। अगर हम इसको परिभाषित करें तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किन्हीं भी दो रंगों के कोणीय वर्ण विक्षेपण और उनके माध्य किरण के विचलन के अनुपात को क्या कहते हैं? हम वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, जिसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल परिभाषा है। तो चलिए आप इसको लिखिए जल्दी से, हाथ चला करके चलिए लिखे आप लोग। ठीक है, लिखिए किन्हीं दो रंगों के कोणीय वर्ण विक्षेपण, किन्हीं दो रंगों के कोणीय वर्ण विक्षेपण एवं उनके माध्य किरण के विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लिख लिया आप लोग? देखिए, अतः सूत्र के रूप में लिखिए, अतः सूत्र के रूप में वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर इसको लिखे किन्हीं दो रंगों के कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य किरण के विचलन के अनुपात को काट दीजिएगा ना, यहाँ पर माध्य किरण के विचलन ऐसे लिखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो माध्य किरण के विचलन, ठीक है, माध्य किरण के विचलन ये हो गया। अब यहाँ प्रश्न ये आता है, यहाँ पर हमने लिखा है माध्य किरण। एक्चुअली माध्य किरण क्या होता है? तो माध्य किरण की परिभाषा चाहे तो ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिए, जैसे क्वेश्चन करके नीचे में, है ना, ऐसा करके नीचे उसे लिखेगा। ठीक है, माध्य किरण वह किरण होता है जिसका अपवर्तनांक किन्हीं दो रंगों किरणों के अपवर्तनांक के मध्यमान के बराबर होता है। लिख लिए, जैसे कि लाल एवं बैंगनी रंग किरणों का माध्य किरण पीले रंग को माना जाता है, पीले रंग किरण को माना जाता है। ठीक है, समझ आ गया? क्योंकि म्यू आई बराबर म्यू भी प्लस म्यू आर अपॉन 2। ठीक है, तो माध्य किरण की परिभाषा यहाँ आगे माध्य क्या होता है, अगर माध्य किरण पढ़ रहे हैं हमको माध्य किरण मालूम नहीं है तो भी ठीक नहीं है ना, इसलिए इसको थोड़ा आपको जानना जरूरी से मैंने इसको लिखवा दिया। तो चलिए आप थोड़ा सा सूत्र पे आ जाते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अतः वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं आप? थीटा अपॉन डेल्टा वाई, जहाँ वाई माध्य किरण क्लियर रख लेते हैं। तो यहाँ पर लाल और बैंगनी रंग का हम विक्षेपण क्षमता निकालेंगे। किसे निकालेंगे? लाल और बैंगनी किरणों के लिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या ओमेगा बराबर डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। इसको आप समीकरण नंबर देंगे 1, जहां डेल्टा भी
डेल्टा आर एवं डेल्टा वाई क्रमशः बैगनी लाल एवं पीले, ठीक है, पीले रंग के किरणों का, क्या है ये किरणों का कौन सा कोण है ये? विचलन कोण, या किरणों का विचलन कोण है। क्लियर? ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि जो विचलन कोण एक समान सूत्र होता है कि डेल्टा बराबर म्यू -1 टू ए के अनुसार हम इसको अलग अलग ले सकते हैं। यहाँ पर लिखेगा अब विचलन कोण डेल्टा बराबर म्यू -1 ए के अनुसार हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा भी बराबर म्यू भी -1 इंटू ए, डेल्टा आर बराबर म्यू आर -1 इंटू ए, तथा डेल्टा वाई बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू वाई -1 इंटू ए। ठीक है, जहां म्यू भी और म्यू आर और म्यू आई बैगनी लाल एवं पीले रंग के किरणों का क्या है? वो अपवर्तनांक है, प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो उसको आपको लिखना पड़ेगा, जहां आप यहाँ लिखेंगे जहां म्यू भी म्यू आर एवं म्यू वाई क्रमशः, ठीक है। तो चलिए मैं इसको इधर ले रहा हूं, इधर तो आप लिख लिए ना। इस समीकरण एक को ध्यान रखेंगे, समीकरण एक में हम मान को रखेंगे, डेल्टा भी डेल्टा आर के जो मान है उसको हम समीकरण एक में रखेंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूं और उसके बाद के स्टेप यहाँ ले रहा हूं मैं। तो क्रमशः बैगनी लाल एवं पीले रंग के किरणों के लिए प्रिज्म के, ऐसा लिखना पड़ेगा, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। ठीक है भाई, बिल्कुल ऐसा आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, है ना। शॉर्टकट लिखेंगे तो शॉर्टकट नंबर मिलेगा, इसलिए आपको ना म्यू भी क्या है, म्यू आर क्या है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये है, हालांकि एग्जामिनर जो है जानता है कि म्यू भी म्यू आर क्या है, लेकिन वो आपसे जानना चाहता है कि म्यू भी म्यू आर म्यू आई क्या है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जो डेल्टा भी है, डेल्टा आर है और डेल्टा वाई के मान कहाँ रखेंगे आप? समीकरण एक में रखेंगे। तो चलिए आप लिखिए, अब समीकरण एक में डेल्टा भी डेल्टा आर तथा डेल्टा वाई के मान को रखने पर, ठीक है। तो रखते हैं यहाँ पर, इसको मैं मिटा देता हूँ, ऊपर वाले को मिटा देता हूँ। ये जो है ना, इस सूत्र पहले से आप लिख चुके हैं। अब हम इन मानों को समीकरण एक में रखेंगे। जब समीकरण एक में रखेंगे तो समीकरण का रूप कैसे हो जाएगा, यहाँ ध्यान देंगे। समीकरण में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा बराबर डेल्टा भी के जगह में आप रखेंगे म्यू भी -1 इंटू ए, फिर माइनस है, फिर क्या था डेल्टा आर। तो डेल्टा आर के लिए विचलन कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे म्यू आर -1 इंटू ए, फिर उसके बाद पीले रंग के लिए म्यू आई -1 इंटू ए, लिख सकते हैं ना ऐसा। इसके बराबर ओमेगा 1/6 ओमेगा के बराबर। अब क्या करना है आपको, एक को पूरे से मल्टीप्लाई करो, एक को इससे मल्टीप्लाई करो, है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर एक और म्यू भी से गुणा करेंगे तो क्या हो गया, ये म्यू भी माइनस ए, फिर माइनस म्यू भी ए माइनस ए, इस माइनस सीधा गुणा करो तो माइनस म्यू आर, ए कभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा और माइनस माइनस
प्लस ए। कंफ्यूजन कहीं पर है? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? है सरल है। बस थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करें, 2-3 बार पढ़िएगा। पढ़ने के बाद इसको देख कर आप, है ना, फिर बिना देखे आप इसको लिखे। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, जो आपकी परीक्षा के लिए फायदेमंद होगा। अब आप जो इसमें करते हो काटिए, प्लस ए और माइनस को काट दिए, है ना भाई? तो क्या बचा यहाँ पर? यहाँ बचता है म्यू भी ए माइनस म्यू आर ए, और नीचे क्या बचा? म्यू आई माइनस 1 इंटू ए। क्लियर? चलिए अगले स्टेप को मैं यहाँ ले लेता हूँ। अब उसमें भी आप ऊपर वाले जो है उससे एक कॉमन निकाल लीजिए और नीचे वाले से कैंसिल कर दीजिए इसको। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आप देखिए, ध्यान देंगे, ओमेगा बराबर इसमें से एक कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालेंगे तो क्या हो गया? म्यू भी माइनस म्यू आर ए, नीचे में क्या आ जाएगा? म्यू आई माइनस 1 इंटू ए से कैंसिल कर दीजिए, और जो बचेगा वही विक्षेपण क्षमता का फार्मूला है, सूत्र है, समीकरण है। म्यू बी म्यू आर अपॉन म्यू आई माइनस 1, ये तो समीकरण दीजिए 2, और यही समीकरण 2 जो है इसका सूत्र है विक्षेपण क्षमता का। ठीक है भाई? तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि समीकरण 2 विक्षेपण क्षमता का सूत्र है, और उसके बाद हम आप चाहें तो लिख सकते हैं इस, यहाँ तो नोट कर लिया, नोट कर लिए। और इस समीकरण 2 से आप यहाँ लिख सकते हैं कि, पहले तो आप लिख दीजिए कि समीकरण 2 विक्षेपण क्षमता का, विक्षेपण क्षमता का समीकरण है। व्यंजक जो लिखना लिख सकते हैं, व्यंजक है, हाँ। और यह लीजिएगा समीकरण 2 से स्पष्ट है कि, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि विक्षेपण क्षमता, देखो विक्षेपण क्षमता को सार करके हम विक्षेपण क्षमता भी कहते हैं। विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के कोण, प्रिज्म के कोण ए पर निर्भर नहीं करता है जी। ठीक है, लास्ट आपको ये लाना है। प्रश्न भी आप लिख दिए थे ना, विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि विक्षेपण क्षमता त्रिकोणीय पर निर्भर नहीं करता है। कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। और जल्दी सामान्यतः 3 नंबर के प्रश्न के लिए पूछे जाते हैं। है सरल? कोई कठिनाई से में किसी को? ठीक है, तैयार कर लेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए अब अगला हमारा जो क्लास में जो टॉपिक लेकर आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, उसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।